सबने गणी गणी जय माता जी की। मैं चक्रवर्ती लखावत शिक्षा की इस ऑनलाइन क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भैया हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1857 की क्रांति। क्या देख रहे हैं भैया? 1857 की क्रांति को हम पढ़ रहे हैं, जिसकी एक क्लास हम पहले ही ले चुके हैं। अब देखते हैं आगे की क्लास। आगे जो है हम पढ़ते जा रहे हैं, वो पढ़ते जा रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। एक बार जनरल सी इंफॉर्मेशन कि क्या आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, एक बार देख लेते हैं कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। ठीक है भैया, देखते हैं। पहुंच गई है, आवाज पहुंच गई है। टेक्निकल चीजों की यही समस्या रहती है कि क्या आवाज पहुंच रही है या आवाज नहीं पहुंच रही है। तो अब आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, मुख्य मुद्दे पर। वो मुख्य मुद्दा है हमारा 1857 की क्रांति। भैया सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार कि आप लोग इतना स्नेह दे रहे हैं और आप लोग जिस हिसाब से कमेंट कर रहे हैं कि सर आपकी क्लास हमें बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं धन्यवाद देता हूं। ये मैं पूरा भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूं कि निसंदेह रूप से मैं अपना बेस्ट देके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा सकूं, अच्छे से अच्छे तरीके से चीजों को याद करवा पाऊं। ठीक है साहब, आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे पर बिना किसी समय को इधर उधर गंवाए हुए। ठीक है, क्या देखेंगे हम? 1857 की क्रांति देखी थी हमने, और हमने देखा था कि वो क्रांति नहीं है, वो संग्राम है। क्या है वो संग्राम है, क्योंकि कई इतिहासकारों ने, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने ये नकारने की कोशिश की कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, मात्र एक सैनिक विद्रोह था, या किसी ने कहा कि मात्र जनसाधारण का विद्रोह था। लेकिन बाद में जब इसका विश्लेषण किया गया तब वास्तविकता सही अर्थों में ये सामने आई कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मैं पुनः बता रहा हूं, वीडी सावरकर साहब ने कहा है इसको, और मैं पुनः ये बता रहा हूं आप लोगों को कि ये एक वो विषय है जो यहां से नहीं, यहां से पढ़ा जाता है। अगर हम अपने क्रांतिकारियों का योगदान अगर दिल से नहीं पढ़ेंगे, अगर हम क्रांतिकारियों का योगदान मात्र पढ़ाई के हिसाब से करेंगे, तो वो काफी नहीं है भाई। उसको मन से पढ़ना पड़ेगा, आपको दिल में उतारना पड़ेगा उन चीजों को। दो फायदे होंगे। पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये कि यार फिर किस तरह का राष्ट्रवाद, जब हम हमारे क्रांतिकारियों के बारे में ही नहीं जान पाए, उसे भी मन से नहीं पढ़ पाए, तो क्या फायदा। दूसरा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उसे पढ़ना फिर बहुत आसान हो जाएगा। इंटरेस्ट डेवलप करना किसी भी चीज में बहुत जरूरी है। हमारे साथ में साइंस के बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, तो साइंस के साथियों को हिस्ट्री सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो दूसरा फायदा यह होगा कि आपका बोरिंग सब्जेक्ट लगना ये बंद हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा था कि क्रांति के पूर्व क्या क्या राजनीतिक कारण रहे थे। उसके बाद में हमने शासक देखे थे कि मेवाड़ में स्वरूप सिंह जी थे, मारवाड़ में तखत सिंह जी थे। हमने पॉलिटिकल एजेंट देखे थे, कोटा में हमने कोट पे हमने बटन लगा लिया था। उसके बाद में जो हमने देखा था, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एक बार पढ़े हुए का अपनी आदत में डाल लीजिए। घर पे भी अगर आप अपना सब्जेक्ट भी कोई पढ़ रहे हैं, कोई भी जीके का भी विषय पढ़ रहे हैं, तो अपनी आदत ये जरूर डेवलप कर लीजिए कि जो भी विषय पढ़े उसका एक बार आप फटाफट से रिवीजन जरूर कर लिया करें। फिर हमने कुछ नसीराबाद की क्रांति से पहले के विद्रोह को देखा था, क्या क्या कहां पे क्या क्या चीजें हुई थी। दो संधियां हुई थी। पहली संधि भरतपुर के साथ में हुई थी, दूसरी संधि अलवर के साथ हुई थी 1803 वाली। ये मैंने बता दिया था। 1817 वाली जो संधियां हुई थी भैया, वो किस किस के साथ में हुई थी? वो पहले क से करौली के साथ में, फिर को से कोटा के साथ में हुई थी। ठीक है, सबसे लास्ट में किसके साथ हुई थी? सबसे लास्ट में सिरोही के साथ में हुई थी। भैया याद करते जाइए, ये केवल बदलती हुई स्लाइड नहीं है, यह अपना बदलता आगे बढ़ता हुआ हमारा जो है भाग्य है, जो हमें एग्जाम हॉल तक में सफलता प्राप्त करवाने में सहायता प्रदान करेगा। इसलिए इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी सत्ता का केंद्र और प्रतीक जो था वो अजमेर था, और इन चार चीजों को मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था। डीसा से यूरोपीय सैनिकों को बुलाया गया था, ब्यावर से मेर रेजिमेंट को बुलाया गया था, कोटा से बुलाया गया था, और कुशल राज सिंघवी को घुड़सवार सेना के साथ में जोधपुर से बुलाया गया था। इन चीजों को हम देखते हुए आगे बढ़े थे। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी, वो इंपॉर्टेंट ये थी
कि इनमें सबसे शक्तिशाली छावनी जो थी वो नसीराबाद वाली छावनी थी। 6 छावनियां थी, जिसमें ये 2 छावनियां ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों ने ही क्रांति में भाग नहीं लिया था। एकमात्र वो छावनी कौन सी थी जो राजस्थान से बाहर थी? भैया नीमच आंसर करके आना है, ठीक है। उसके बाद में हमने 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री देखी थी। हमने उन सैनिकों को देखा था जिनको मार दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। हमने उन सैनिकों को भी देखा था, अंग्रेज सैनिकों को, जो भय के मारे भी हार्ट अटैक की वजह से मर गए थे। उसके बाद में हमने आहुआ का जो शानदार वाला युद्ध हुआ था, उस आहुआ के युद्ध को, उस बिथोड़ा के युद्ध को, उस चेलावास के युद्ध को हमने अच्छे से पढ़ा था। और अब आगे बढ़ते हुए हमने उसके बाद में जो अब पढ़ने वाले हैं, इस क्रांति के एक महत्वपूर्ण चरण पे हम पहुंच चुके हैं। फिर से वही चीज कि केवल याद करने के हिसाब से नहीं, हम इस क्रांति के उस चरण पे पहुंच चुके हैं कि कोटा का जन विद्रोह क्या हुआ था। भैया कोटा का जन विद्रोह की तारीख सबसे पहले याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 15 अक्टूबर कब हुआ था भैया कोटा में? कोटा में होता है 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत होती है। कोटा वालों ने कहा कि अब अंग्रेजों तुम्हारी खेर नहीं है, अब कोटा में हम जन विद्रोह करेंगे, हमें कोटा से तुम्हें बाहर निकाल के भगाएंगे। तो कब होता है? 15 अक्टूबर को होता है। डेट किसी भी स्थिति में मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या क्या बन सकता है? 4-5 जगहों के नाम आपको दे सकते हैं, कहां कहां क्रांति कब कब हुई, यह पूछा जा सकता है। नंबर 2, आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। और नंबर 3 जो प्रश्न आजकल आने लगे, क्रांति की समाप्ति कहां कहां हुई है, कब कब हुई है। तो एक लास्ट में एक सारणी में उन सारी चीजों को भी मैं याद करवा दूंगा। तो यहां शुरुआत कब होती है? यहां शुरुआत 15 अक्टूबर को होती है। मैं कमेंट देख लेता हूं कि क्या आवाज आप लोगों तक सही से पहुंच पा रही है ना। भगवत बना, नमस्ते सर जी, जय माता जी की साहब। दिनेश दान जी, सुपर हुकम सर जी। विक्की कुमावत जी, 11 सितंबर 1823, हाँ बिल्कुल साहब जी। नम्रता कुंवर, नमस्ते सर जी। जी नम्रता, जय माता जी की आपको बच्चा। शिवम कविया साहब, जय माता जी की। नीलम, जय माता जी की। जी सभी को मेरी ओर से घनी घनी जय माता जी की और उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। यहां पे देखो कोटा की एक छोटी सी कहानी है कि कोटा वाले जो हमने पहले ही याद करा दिया था मैंने कि कोटा में कौन था भैया? कोटा में बटन लगा हुआ था। कोटा में क्या? कोर्ट में बटन लगा हुआ था। तो बर्टन यहां का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था। जब नीमच में सैनिक विद्रोह की सूचना प्राप्त होती है तो बर्टन साहब वहां नीमच में उस क्रांति को रोकने के लिए पहुंचते हैं। अब नीमच में जब क्रांति को रोकने के लिए बर्टन पहुंचते तो इस मूर्ख को कौन बताए भाई कि भैया तू यहां से छोड़ के चले जाएगा तो क्या हमारे कोटा वाले वीर और प्रतापी नहीं है क्या? कोटा वाले तो और भी ज्यादा वीर और प्रतापी है। तो बर्टन के वहां जाने के बाद पीछे रणनीतिक रूप से क्रांतिकारियों ने एक सुनियोजित योजना के तहत कोटा में विद्रोह कर दिया था। और जब बर्टन 12 अक्टूबर को पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं? 12 अक्टूबर। देखो किताब कौन सी पढ़नी है, एक बार हिस्ट्री के लिए मैं ये बता देता हूं। हुकमचंद जैन साहब की किताब है, नारायण लाल जी माले की किताब है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान सरकार की किताब है। इस किताब को ऑथेंटिक किताब मान के आप लोगों को पढ़ना है। साथ में आप अन्य कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, अन्य कोई किताब पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन आधार जो बनाना है आपको, इस किताब को आधार बनाना है। ज्योग्राफी के लिए कौन सा आधार बनाना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें लेके आनी है। यहां पे जो दे रखा है वो ऑथेंटिक दे रखा है, वो मान के चलना है आप लोगों को, है ना। तो 12 अक्टूबर को ये भाई साहब यहां पहुंचते हैं। हुकमचंद जैन साहब बताते हैं कि 12 अक्टूबर को पहुंचते हैं और यहां आके कोटा के राजा से मिलते हैं। राम सिंह जी द्वितीय समय के यहां राजा हुआ करते हैं और बर्टन राजा साहब से कहते हैं कि राजा साहब जो भी क्रांतिकारी हम अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन सभी क्रांतिकारियों को दंडित कीजिए। लेकिन क्योंकि उस समय के राजा न तो इतने सक्षम थे, न अंग्रेज अधिकारी उस समय इतने सक्षम थे कि उन क्रांतिकारियों के हृदय में उफनती हुई इन भावनाओं को रोक पाए और अंततः 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कौन करते हैं कोटा में क्रांति की शुरुआत? कोटा में क्रांति की शुरुआत करने वाले 2 व्यक्ति है भैया, याद रख लेना, जयदयाल और मेहराब खान। कौन कौन है साहब? जयदयाल है और दूसरे जो हैं वो मेहराब खान हैं। जयदयाल वकील थे और मेहराब खां का अभी हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड ने एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से मेहराब खां जो कोटा के क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति थे,
वो किस पद पर थे? वो भैया रिशालदार के पद पर थे। किस पद पर थे? वहां सेना में एक पद हुआ करता था, उस पद पर थे। हालांकि बाद में इन दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन याद रख लेना कि मेहराब खां क्या थे? मेहराब खां रिशालदार थे। मेरी आवाज को अपने कानों में बैठा लीजिए, कानों से भी याद हुआ जाता है, कानों की आवाज भी एग्जाम हॉल में गूंजा करती है। तो जब भी आपको अगर एग्जाम में इन मेहराब खान साहब की अगर आपको पूछ ले कि ये किस पद पर थे, तो ये कानों की आवाज गूंजते हुए आप एग्जाम हॉल में वो 2 नंबर जो प्राप्त करोगे, वो 2 नंबर प्राप्त कराने वाली आवाज होगी रिसालदार। क्या है? रिसालदार। ठीक है भैया, याद हो गया होगा आशा करता हूं। ठीक है साहब, विद्रोहियों ने 15 अक्टूबर को जो है यहां क्रांति पैदा कर, विद्रोही नहीं कहें हम, क्रांतिकारी कहें, और ज्यादा सुंदर शब्द है। विद्रोही इसलिए कि जो सत्ता के साथ में खड़ा नहीं होकर सत्ता के खिलाफ जो आंदोलन करते हैं वो विद्रोही कहलाते हैं। जो क्रांति की भावना अपने हृदय में रखते हैं वो क्रांतिकारी कहलाते हैं। तो क्रांतिकारियों ने बर्टन जो था पॉलिटिकल एजेंट, और उसके साथ में बर्टन ने कहा था ना 12 अक्टूबर को आके राजा को, कह रहे भाई राजा कि हाँ साहब क्या करना है, कहा कि जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको आप हटा दीजिए, उन सबका आप दमन कर दीजिए। तो राजा साहब उनका तो दमन नहीं कर पाए, लेकिन उन क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन को और उसके 2 पुत्रों को, FA, कौन कौन थे भैया? FA, फ्रैंक और आर्थर, इन दोनों की हत्या कर दी थी। बर्टन को तो मार ही दिया था, FA को मार दिया था, याद रखना पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। FA को मार दिया। डॉक्टर थे शेल्डर, उन डॉक्टर को मार दिया था। एक और डॉक्टर थे कोरम, शेल और कोरम, कोरा सेल था, कहा कि डॉक्टर तुम लोगों में कोई भी वो नहीं है, हिम्मत नहीं है, तुम तो कोरे सेल हो। कोरम और शेल्डर, इन दोनों डॉक्टर को मार दिया। और उस समय महाराव के प्रतिनिधि थे जो बहुत उछल कूद कर रहे थे क्रांतिकारियों के खिलाफ, वो यहां हिंदुस्तानियों की भावनाओं को नहीं समझ रहे थे। वो नाम थे देवीलाल। कौन थे भैया? देवीलाल। तो देवीलाल को कहा ले भाई आजा, तू भी लाइन में, तेरा भी नंबर लगा देते हैं। तो महाराव के प्रतिनिधि देवीलाल की भी क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये 5 नाम जरूर याद रख लेना। बर्टन, बर्टन के 2 पुत्र FA, फ्रैंक और आर्थर, 2 डॉक्टर, कौन कौन से? कोरा सेल था, कोरम और शेल्डर, और लास्ट में कौन हो गए हैं भैया? लास्ट में हो गए हैं देवीलाल। ठीक है, क्रांतिकारियों ने यहां के राजा थे राम सिंह जी द्वितीय। कौन थे? राम सिंह जी द्वितीय। उन राम सिंह जी द्वितीय को नजरबंद कर दिया था। ठीक है, अच्छा, अब जब नजरबंद हो गए थे, अंग्रेजों को बुरी तरह से क्रांतिकारी मार रहे थे, पराजित कर रहे थे, तब उन लोगों के मन में यह भावना आई कि यार अब बैठ के संधि समझौता किया जाए। तो ये ध्यान रखना, मथुरेश जी मंदिर है वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, अंदर से प्रश्न पूछे जाने प्रारंभ हो चुके हैं। और आरपीएससी के खिलाफ आपको हर तरह के हथियार लेकर खड़े रहना पड़ेगा ताकि हम सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। उस सिलेक्शन की दौड़ के लिए ही हम भाग दौड़ कर रहे हैं, और इस बार बहुत शानदार रैंक के साथ में, बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन प्राप्त करना ही है। ठीक है, मथुरेश जी मंदिर के महंत थे। अब मथुरेश जी ये भगवान कृष्ण का मंदिर है, तो महंत के मंदिर के महंत भी कौन होंगे? कन्हैया लाल जी होंगे साहब। तो कन्हैया लाल ने राजा के बीच में और विद्रोहियों के बीच में समझौता करवाया, क्योंकि राजा भी अंग्रेजों के पक्ष में था। तो विद्रोहियों के, क्रांतिकारियों के एक पक्ष ने कहा कि राजा साहब का भी अब काम नहीं है, तो राजा साहब जब काम ही नहीं है तो राजा साहब को रहने का मतलब भी नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि चलो ठीक है, राजा साहब को हम छोड़ देते हैं, है ना, तब समझौता करवाते हैं। कौन समझौता करवाते हैं? कन्हैया लाल समझौता करवाते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं कि मैटर आप सब लोगों के पास होगा, लेकिन याद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए भैया। ठीक है, आ जाइए आगे। हाँ जी साहब जी, है ना। तो किसने? कन्हैयालाल ने समझौता करवाया, किसके बीच में? वहां के राजा और विद्रोहियों के बीच में। क्या समझौता करवाया? कहा कि राजा साहब आपको एक ही स्थिति में छोड़ा जा सकता है। राजा पूछते हैं साहब छोड़ दो मुझे, स्थिति छोड़ो, बताओ जो भी आप कहेंगे वो मानने को तैयार हूं। तो राम सिंह जी द्वितीय को विद्रोही कहते हैं कि बर्टन को हमने मारा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे कि बर्टन को किसने मारा है, हमने मारा। 9 शर्तें रखी गई थी। यहां ये दिख नहीं रहा है, ये पेन की वजह से छुप गया है, मुझे चलाना आ नहीं रहा है ना। मैं यहां बता देता हूं,
9 शर्तें रखी गई थी इन दोनों के मध्य में, ठीक है। उन 9 शर्तों की जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त कक्षा 9th की किताब आपको बताती है, वो ये बताती है कि इसमें यह समझौता हुआ है कि राजा ने कहा कि बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी अब किस पे रहेगी, राजा पे रहेगी, ठीक है। अब इसको राम सिंह जी द्वितीय को एक तरह से नजरबंद कर लिया था। तो करौली में उस समय शासक हुआ करते थे मदन पाल जी। इतनी बार आरपीएससी ने यह प्रश्न पूछ लिया है जिसका कोई पार ही नहीं है। अपरंपार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि कोटा को या कोटा के महाराव को जो नजरबंद कर लिया था, उनको छुड़वाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? करौली के राजा आते हैं मदन पाल। कौन है भैया? करौली के राजा मदन पाल, ठीक है। मदन पाल ने राम सिंह जी को मुक्त करवाया था। और 30 मार्च 1858, मैंने पहले ही बता दिया था कि एग्जाम में आप लोगों को अब क्रांति कब शुरुआत हुई सब जब याद करने जाने लगे तो क्रांति की समाप्ति कब होती है उसको एग्जाम में पूछा जाना प्रारंभ कर दिया है। जिस दिन हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और वर्ष कौन सा है? वर्ष है भैया 1858 का। यहां एक अंग्रेज अधिकारी हैं रॉबर्ट्स, जो नसीराबाद से वहां पहुंचते हैं, है ना, कोटा को पूर्णतया मुक्त करवा देते हैं। मैं पुनः बता रहा हूं, 15 अक्टूबर को क्रांति की शुरुआत होती है कोटा में। ऐसे हाथों पे याद करना है। सबसे पहले कोटा में क्रांति की शुरुआत कब? 15 अक्टूबर को। यहां का पीए कौन? यहां का पीए बर्टन। किस किस की हत्या कर दी? हम वो 5 नाम बता देंगे। उनके जो 2 बेटे थे एफ और ए, उसके बाद में जो डॉक्टर थे उनकी, देवीलाल जो महाराव का प्रतिनिधि था वो, उसके बाद में राजा और विद्रोहियों के बीच में जो समझौता होता है उसमें यह कहा जाता है कि बर्टन की जिम्मेदारी किस पे रहेगी? वो राजा पे रहेगी। उसके बाद में हमने देखा है कि करौली के राजा मदन पाल यहां आते हैं और राम सिंह जी द्वितीय को मुक्त करवाते हैं। और सबसे लास्ट में 30 मार्च, कब? 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स की सेना आती है और कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवा देती है। ठीक है भैया, आ जाइए आगे। ऑब्वियसली सिंपल सी चीजें पता ही है। जयदयाल को और मेहराब खां को वहां एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ पर सबके सामने फांसी दे दी जाती है ना। राम सिंह द्वितीय को भी दंडित किया गया था। क्रांति के बाद की क्या क्या घटनाएं होती है वो जानना भी जरूरी है। क्रांति समाप्त कब होती है? यहाँ पे 15 अक्टूबर को तो प्रारंभ होती है और 30 मार्च को समाप्त होती है। जयदयाल मेहराब खां को फांसी की सजा दे दी जाती है। अच्छा, मेहराब खां किस पद पर थे एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, राम सिंह जी द्वितीय को उस समय तोपों की उस समय जो तोपों की सलामी होती थी वो एक गर्व का प्रतिनिधि होता था। जिसको जितनी ज्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी माना जाता था कि उसका ओहदा, उसका पद उतना ही बड़ा होता है। जैसे कि आप लोग अभी टीचर बनेंगे, उसके बाद में आप लेक्चरर भी बनेंगे, सामने जल्दी ही एग्जाम आने वाला है, आप कॉलेज लेक्चरर भी बनेंगे, तो आपका ओहदा धीरे 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 बढ़ता जाएगा। वैसे ही यहां जो ओहदा तय हुआ करता था वो तोपों की सलामी से हुआ करता था। तो तोपों की सलामी 15 से घटा करके 11 कर दी। और करौली वालों ने, मदन पाल जी ने, क्योंकि बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया था अंग्रेजों के दृष्टिकोण से, है ना, मैं बहादुरी नहीं कहता हूं, जो राष्ट्रभक्त नहीं हुआ करते हैं वो बहादुर कभी हो ही नहीं सकते हैं, जो देश के काम नहीं आ सकते हैं और दुश्मनों के साथ में मिलकर बहादुरी का नाम देते हैं, वो एक झूठा बहादुरी का ढोंग होता है। बावजूद अंग्रेजों की दृष्टिकोण से वही चीज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस समय जो लाठी थी वो अंग्रेजों की थी तो भैंस भी उसी की मानी जाएगी। तो हमें याद करना पड़ेगा कि कितनी सलामी कर दी गई थी करौली वालों की? 17 सलामी कर दी गई थी। और इनकी सलामी घटा के कितनी कर दी गई थी? 11 कर दी गई थी। दृष्टिकोण से, अंग्रेजी दृष्टिकोण से इनका पद घटा दिया गया था और इनका पद बढ़ा दिया गया था। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ आज इस कक्षा में कह सकता हूं कि यह पद बढ़ा हुआ नहीं है, यह पद घटा हुआ है। और जिनकी तोपों की सलामी कम हुई है, मान के चलिएगा कि उनकी हमारे मन में, दिल में जो है इज्जत बढ़ी हुई है ना। कोटा के अन्य विद्रोही कौन थे? जिया धड़क धड़क जाए भैया कोटा में। कोटा में क्या जाए? जिया धड़क धड़क जाए। किसके लिए? रतन के लिए। वहां रतन नाम के एक भाई साहब है, उसके लिए हमारा जिया धड़क धड़क करता है। रतन लाल और जिया लाल। देखो, जयदयाल और मेहराब खां को हम याद कर रहे चुके हैं पहले ही। जो ही जिया लाल पूछ ले, प्रश्न क्या पूछेंगे? जिया लाल और रतन लाल निम्नलिखित में से
किस क्रांति से संबंधित है? जो ही जियालाल आ जाए तो जिया धड़क धड़क कहाँ करवाना है? कोटा वाले करते हैं भैया, वहां पे बहुत बच्चे, नए यंग बच्चे रहते हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, याद करवाने के दृष्टिकोण से छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती है, अगर अन्यथा इसको नहीं लेके जाइएगा। यहां हो गई है भैया हमारे कोटा की क्रांति समाप्त हो गई है। एक बार अच्छा कमेंट बॉक्स में रिसालदार बताया आप सभी लोगों ने, हाँ प्रियंका कोडिया रिसालदार जी बच्चा, और भी हाँ कमेंट आप। अच्छा भैया कई लोगों को कमेंट करने में अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करना जरूरी नहीं है, मैं जो प्रश्न पूछता हूं बस इतना सा आप काम कर लीजिए। आप लाइव के बाद में भी अगर कोई क्लास देख रहे होते हैं, अपने पास में एक रजिस्टर रखिएगा। चीजों को लिखने से उन्हें याद थोड़ा माइंड में जल्दी होता है, इसलिए इतनी सी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं भैया, है ना। आ जाइए आगे, कोटा का जन विद्रोह था। अच्छा, राजस्थान का सबसे सुनियोजित, सबसे बड़ा जन विद्रोह अगर किसी को कहा जाए वो कोटा वाले जन विद्रोह को कहा जाएगा। सबसे सुनियोजित था, सबसे लंबा चलने वाला था, अंग्रेजों की जो हालत खराब करने वाला कोई जन विद्रोह था तो वो कोटा वाला जन विद्रोह था। कोटा ही वह स्थान था जहां सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था, है ना। और यहां देखो अंग्रेजों ने जो उपाधि थी मदन पाल करौली वाले को GSCI, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया दी गई थी। मैं इसको बिल्कुल अच्छी नहीं मानता हूं एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि याद करना है, इसलिए एक बार देख लीजिए। चीजों को पहले ही बता दिया है कि यार मन से पढ़ना है, इस स्वतंत्रता संग्राम को पूरे दिल से पढ़ना है। हमें ये जानना जरूरी है कि उस समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, है ना, क्या वीरता का प्रदर्शन किया था। और एक बार फिर किन क्रांतिकारियों से हम मोटिवेशन ले सकते हैं जब उन्हें यह पता था कि हमारे लिए मृत्यु के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, बावजूद भी उस मृत्यु से भिड़ जाना वो क्रांति थी। और हमें तो केवल पढ़ाई ही तो करना है। अगर आलस आ रहा है, अगर अभी आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उठ जाइए, जग जाइए। जगने का मतलब यह है कि अपने हृदय स्थल को जगा लीजिए। अगर आप घर में बैठ के आप थोड़ा सा सुस्ताते हुए से पढ़ाई कर रहे हैं, ये कैसा शब्द है जो मैं अक्सर चूक जाता हूं बोलने में। अगर सुस्ताते हुए से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जग जाइए, आंखें खोल लीजिए, पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। और जब भी आपको आलस आने लगे तो सोच लेना कि यार आपका अस्तित्व इस पढ़ाई के अलावा क्या है, तब जवाब मिलेगा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो कुछ अस्तित्व बनाना है, तो उसका सबसे सार्थक तरीका क्या है? उसका सबसे सार्थक तरीका है वो पढ़ाई है। ठीक है, आ जाइए आगे की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं टोंक की तरफ। कहां याद करेंगे भैया? हम टोंक याद करते हैं। ठीक है, नवाब था यहां का वजीरुद्दौला, हमने पहले ही याद करवा लिया था कि था तो नवाब लेकिन था वजीर। ये अंग्रेजों का समर्थक था। अधिकतर राजा उस समय अंग्रेजों के समर्थक थे। कारण क्या रहा था सर कि वो अंग्रेजों के समर्थक बन गए थे? उस समय यहां पे एक पिंडारी एक जाति हुआ करती थी, उन पिंडारी जातियों के खूब आक्रमण हुआ करते थे। और उसी समय मराठा जो अपने मूल उद्देश्य से, जो शिवाजी महाराज का उद्देश्य था, उस उद्देश्य से भटक कर वो केवल चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी रियासतों पर आक्रमण करने लगे थे। जब छोटी छोटी रियासतों पर वो आक्रमण करने लगे थे तो वो रियासतें अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। और असुरक्षित रियासतों को संरक्षण देने का अगर कार्य किसी ने प्रारंभ किया था वो 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने कहा कि चलो तुम्हें ये लोग परेशान कर रहे हैं, कि हाँ लोग परेशान कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा वो होते हैं ना मूवीज हम देखते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान या रणबीर कपूर वाली जो भी, उसमें जब छोटे छोटे गुंडे परेशान करते हैं तो सबसे बड़े गुंडे के पास, अमरीश पुरी के पास चले जाते हैं। अमरीश पुरी तो सबसे बड़ा गुंडा होता है, तो अब वो उसी का हाथ उसको मिल गया तो फिर छोटे वाले गुंडों को तो परेशान करने की वैसे ही हिम्मत नहीं रहेगी। तो ये बेचारे इन छोटे गुंडों की मुसीबतों से बचने के लिए इस एक बड़े राक्षस के पास चले गए थे, है ना। और इसलिए उनकी बाद में मजबूरी हो गई थी। 1817 की जो संधि होती है उसमें एक शर्त यह रखी गई थी कि आपको यहाँ अपना एक पॉलिटिकल एजेंट रखना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के यह था कि आप राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकता था। जब आपके घर में कोई दूसरा आके बैठ जाए तो आप घर में क्या कर रहे हैं उसकी सारी की सारी सूचना बाहर तक पहुंचने लगती है ना। वो घर का भेदी लंका ढाए वाली बात होगी ना। तो पीए जो है पॉलिटिकल एजेंट को यहाँ बैठा दिया गया था। इस वजह से उस समय के सभी राजाओं की ये मजबूरी भी बन गई थी एक तरह से कि लगभग सब जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि वो क्या था, वो अंग्रेजों के समर्थक थे, है ना। यहां कौन कौन थे भैया? यहां 3 नामों को अच्छे से याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण नाम रहेंगे आपके लिए। मीर आलम खां,
ठीक है। अच्छा, अ से याद करेंगे, टोंक में अ से याद करेंगे। अ से अनार होता है, लेकिन यहाँ अ से अहमद होगा। यहाँ अ से कौन होगा? यहाँ अ से अहमद होगा। मैं आपको बहुत टोक रहा हूं भैया। क्यों टोक रहा हूं? कि यार आप लोगों को बारकड़ी याद नहीं है। अच्छा, जो ही टोक आएगा तो याद आ जाना कि हाँ सर टोक रहे थे कि हमें बारकड़ी याद करनी है। तो अ से अनार की जगह अ से आज से क्या बोलोगे? अहमद बोलोगे। आ से आम की जगह आज से क्या बोलोगे? आज से आम की जगह आज से हम आलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आलम बोलेंगे। यहां ये दिख नहीं रहा है, एक बार इसको मैं हटा देता हूं। हाँ, अ से हटा भी दूंगा तो भी राइटिंग इतनी ज्यादा सुंदर है कि वैसे ही समझ में आप लोगों को नहीं आने वाली है ना। अ से अहमद और आ से क्या हो गया है? कुछ इस बोर्ड पे भी इतनी साफ नहीं बन पाती है मेरे से। आ से आलम याद रहेगा भैया, याद करना जरूरी है। पुनः मैं कह रहा हूं, अ से अहमद, आ से आलम, और एक पलोद उस समय वहां जगह हुआ करती थी, अब भी है। मोइनुद्दीन यहां आए थे। ये 3 नाम याद कर लेना। यहां एक जो प्रश्न बता रहा हूं जिसके पूछने की संभावना पूरी पूरी रहने वाली है, वो संभावना ये रहने वाली है भाई साहब कि यहां बहादुर शाह जफर उस समय बादशाह हुआ करते थे। उस बहादुर शाह जफर से मुलाकात के लिए कौन जाते हैं? इन मोइनुद्दीन जी भाई साहब को भेजते हैं कि मोइनुद्दीन आप जाइए और आप जाके बहादुर शाह जफर से सहायता प्राप्त कीजिए। तो टोंक आते ही तो अ, आ और मोइनुद्दीन याद कर लेना है भैया, ठीक है। अच्छा, अहमद यार जो खां था उसमें जो मंदसौर में क्रांति की थी व्यक्ति शहजादा फिरोज था। वहां पे मंदसौर में क्रांति करने वाला कौन था? मंदसौर कब कर रहा है? मंदसौर, है ना। मंदसौर तब करता है जब वो फिर से मिल जाता है। फिरोज याद करने के छोटे छोटे से तरीके जो याद रह जाएंगे। देखो कैसी मुस्कान सी आ रही है फिर से मिलने वाले से। मंदसौर कब करता है? जब वो फिर से मिल जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर फिर से मिल जाता है नहीं, ये फिर से मिल जाती है, बताइए। ठीक है भैया, जो लड़के हैं वो फिर से मिल जाती है से याद कर लो, और जो लड़की जो है नारी शक्ति वो फिर से मिल जाता है। कोई भी भाई भी हो सकता है, गलत नहीं समझना है। मंदसौर फिरोज, अब तो याद रहेगा। फिरोज ने मंदसौर में क्रांति की थी और इस अहमद यार खान ने इस मंदसौर के क्रांति वाले के साथ में ये संपर्क में था और वहां से उन्होंने क्रांति की प्रेरणा प्राप्त की थी। छोटी छोटी चीजें अब पूछी जाने लगी है, इसलिए इसको लाइन समझ के पढ़ के छोड़ना नहीं है, इसे याद कर लेना है ना। नीमच के विद्रोहियों का स्वागत निम्बाड़ा वालों ने किया था। यहां पे एक ताराचंद पटेल नाम का व्यक्ति था जिसने जैक्सन का विरोध किया था। जैक्सन जो नीमच के विद्रोहियों के बारे में हम पढ़ चुके थे। नीमच के विद्रोहियों का जो पीछा कर रहा था वो जैक्सन था, और जो विद्रोहियों का पीछा करते हुए जैक्सन जा रहा था तब ताराचंद पटेल नाम के एक व्यक्ति थे जिसने ये बहादुरी दिखाई कि बहुत कम खुद के पास में सेना होते हुए भी इस जैक्सन का विरोध किया था। बाद में ताराचंद जी पटेल को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए दे दी गई थी फांसी ताराचंद जी पटेल को। ये वो नाम है, वो छुपे हुए वो नाम है जो हम पढ़ाई नहीं करते हैं, कभी हम छोड़ दिया करते हैं, हम देखते ही नहीं है। लेकिन यार सोचो, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए जिसने फांसी दे दी, क्या हम उसका नाम तक याद नहीं रखेंगे? रखेंगे ना। ताराचंद पटेल थे वो, है ना। क्यों दिया था उनको फांसी? जैक्सन का सामना किया था इसलिए उनको फांसी दी गई थी। और एक जो महत्वपूर्ण जानकारी याद करने वाली है उसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये 2 लाइन जो हैं इस बार सबसे ज्यादा प्रश्न की संभावना है। ये वो लाइन है जिसे आपको आपके रजिस्टर में अलग से 1857 की क्रांति वाले टॉपिक में लिख लेना है। मोहम्मद मुजीब नाम के एक व्यक्ति हुए। कौन है भैया? मोहम्मद मुजीब। उनका एक नाटक था, उन्होंने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम था आजमाइश। नाटक का नाम क्या था? आजमाइश। उस आजमाइश से हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी यह मिलती है कि उस समय की नारी शक्ति ने भी, टोंक की नारी शक्ति बता रहा हूं, टोंक की महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। 1857 के समय में क्रांति में भाग लेना, महिलाओं का भाग लेना, आज भी कई घरों में पर्दा प्रथा है और महिलाओं का बाहर निकलना इतना आसान नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि 1857 की क्रांति में भी महिलाओं ने उस क्रांति में भाग लिया था। कहां लिया था? टोंक में लिया था। कहां से जानकारी मिलती है? आजमाइश से जानकारी मिलती है। आजमाइश क्या है? आजमाइश मोहम्मद मुजीब के द्वारा लिखा गया एक नाटक है साहब। ठीक है, अब देखते हैं आगे धौलपुर की तरफ। एक बार बीच में कमेंट देख लेता हूं मैं। अपना नाम भूल जाना पर यह मत भूलना जी।
नीलम राजावत सर आपकी क्लासेज में, सब क्लासेज में, हाँ जी भैया, सबको जय माता, मोकेम्बो खुश हुआ सर आपकी क्लास काफ़ी अच्छी है, राधे राधे, जय माता जी की, सबको जय माता जी की। ठीक है साहब, है ना। आशा करता हूं कि चीज़ें बीच बीच में ये चीज़ें देखना इसलिए भी जरूरी है कि कहीं कुछ महत्वपूर्ण कमेंट छूट नहीं जाए। अच्छा, एक चीज़ जो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं उस प्रश्न का थोड़ा जवाब दे देता हूं। ऐप में दिक्कत आ रही है क्या सर? ऐप में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ऐप में अभी तक कंटेंट जो ही आप उसे ओपन करेंगे तो वहां ओपन करने के बाद में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, उससे आपको लग रहा होगा कि यार वहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ऐप में दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत नहीं है, एक्चुअली वो तब होता है जहां कोई कोर्स होता है अपना, किसी भी तरह का अभी वहां कोई कोर्स नहीं है, इसलिए आपको वहां होम पेज पे कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। तो सर फिर हमारे लिए ऐप क्या काम का जब वहां पे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है? दो चीजों के लिए जरूरी है। पहली चीज जो अभी काम आने वाली है, जब आप इस ऐप के बॉक्स को देखेंगे, जो ही ऐप खोलेंगे ऐसा जो बॉक्स आएगा, यहां पे 1 2 और 3 लाइन लिखी हुई होगी, है ना। इस 3 लाइन में आप जब क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको मटेरियल या ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। उस मटेरियल को दबाने पर यहां एक फ्री मटेरियल दिखेगा, है ना। उस फ्री मटेरियल पे जब आप जाएंगे पीडीएफ में, तो वहां आपको अत्यंत महत्वपूर्ण पीडीएफ प्राप्त होगी। इस क्लासेज की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है, और मैं अभी क्लास के जस्ट बाद में 10 बजे 9 बजे वाली क्लास है, उस क्लास के बाद में यहाँ पे मैं उसको अपलोड करवा दूंगा टेक्निकल वाली टीम से, है ना। और दूसरे काम, ये तो पहली काम आ गई। दूसरी मैं कोशिश कर रहा हूं कि 15 अगस्त से एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ करवा दूं। तो जो ही आप लोग इस होम पेज पे आएंगे तो यहाँ वो टेस्ट सीरीज वाला आपको दिख जाएगा। एक टेस्ट सीरीज, अच्छी सी टेस्ट सीरीज होना बहुत जरूरी है, जिससे आप लोगों को चीजें साथ साथ में याद होते रहें, तो और आपका आकलन भी होता रहे कि हाँ जो आप चीजें पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं या कि फिर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये ऐप आपको अभी कंटेंट प्राप्त करने में और 15 अगस्त से आपको टेस्ट प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। तो किसी भी तरह की कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं भैया धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। यहां क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति अलग हैं और जो क्रांति का नेतृत्व करते हैं वो व्यक्ति अलग हैं। देवा गुजर नाम के, आज भी उस एरिया में गुजरों का बोलबाला है, बहुत वर्चस्वशाली गुजर है। और गुजर वो जाति है जो वीरता से कूट कर आज भी भरी हुई है। बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी होते हैं जो गुजर संप्रदाय से होते हैं, जो गुजर समुदाय से होते हैं। बहुत सीधे साधे, पशुपालन में भरोसा करने वाले, बहुत मेहनती, बहुत कर्मठ व्यक्ति होते हैं। और उन्हीं कर्मठ और मेहनती में से एक व्यक्ति हुआ करते थे देवा गुजर। कौन हुआ करते थे? देवा गुजर हुआ करते थे। तो धौलपुर में जो विद्रोह की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे वो देवा गुजर थे। कौन थे? देवा गुजर थे। ठीक है, ये तो क्रांति की शुरुआत करने वाले हो गए, है ना। एक धौलपुर का जो प्रश्न बनता है, देखो धौलपुर जो है वो राजस्थान के सीमावर्ती इलाके पे स्थित एक जिला है ना। तो वहां दो अलग अलग जगह की सेनाओं के व्यक्ति आकर क्रांति की शुरुआत करवाते हैं। एक तो वहां पे ग्वालियर के आते हैं, एक वहां पे इंदौर के आते हैं। याद कर लेना, GI कहा कि धौलपुर में कौन आई, धौलपुर वाले ने आवाज दी, धौलपुर ने कहा कि आ जाओ भाई आ जाओ, तो उसने क्या कहा? GI। जी से हो गया है आपका ग्वालियर और आई से हो गया भैया इंदौर। ये चीजें याद कर लेना, हंसते हंसते से याद हो रही है। इससे आसान चीजें याद करना, बड़ा पढ़ना एक अलग चीज है, याद करना एक अलग चीज है। GI एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ, लिखोगे तो याद हो जाएगा बोलने से। एक बार बता दीजिए धौलपुर में कौन कौन आया है भैया, है ना। तो इंदौर से जो आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इंदौर राजधानी है और राजधानी से तो केवल एक ही व्यक्ति आ सकते हैं, वो राजा रामचंद्र आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? राजा रामचंद्र। तो इंदौर से आने वाले कौन थे? इंदौर से आने वाले रामचंद्र थे। और ग्वालियर, जो ग्वाले होते हैं वो हमारे भारत देश के आज भी हीरे हैं। ग्वालियर से हैं हीरालाल। एक बार मैं पहले ये बता देता हूं कि यहां क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन? धौलपुर में, तो धौलपुर जो थे, धौलपुर में क्रांति हीराराम ने की है। किसने की है?
हीरा राम ने की है। ठीक है, हीरा से हो गया हीरा लाल और राम से हो गया रामचंद्र। हीरा कौन, हमारे जो ग्वालियर होते हैं वो हीरा है, तो हीरा आते हैं ग्वालियर से, और रामचंद्र जी कहां से आते हैं भैया, राजा रामचंद्र इंदौर से आते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे की तरफ। इस विद्रोह को दबाने के लिए देखो तीनों ही अलग अलग जगह से है। विद्रोही वहां से आते हैं बाहर से, जो क्रांतिकारी, फिर से बार बार जबान फिसल रही है, विद्रोही की जगह क्रांतिकारी, क्रांतिकारी इंदौर और ग्वालियर से आते हैं, है ना। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना बुलाई जाती है, ये प्रश्न है भैया, हर एक चीज, हर एक लाइन में, बहुत अलग चीजें नहीं करवाऊंगा, जो चीजें एग्जाम में आने लायक है उन्हीं को याद करवाऊंगा। तो मेरी पढ़ाई हुई किसी भी चीज को मेरा विनम्र निवेदन है कि स्किप करने की कोशिश मत करना कि यार चलो रे छोड़ो, ये याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। याद कर लेना कि पटियाला से सेना बुलाते हैं महाराजा भगवत सिंह जी, है ना। ये पहला विद्रोह था जहां दोनों ही सेनाएं बाहर से आई है, ये सेना भी बाहर से आई है, उसको दबाने वाली सेना भी बाहर से आई है। और यहां क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, यहां क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति देवा गुजर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भैया भरतपुर की तरफ। भरतपुर वालों ने कहा कि यार भरतपुर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है, भरतपुर में जो क्रांति होती है वो 31 मई को होती है। कब होती है, 31 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है, और नसीराबाद में जो सबसे पहले राजस्थान में क्रांति होती है वो कब होती है, वो 28 मई को होती है। कब होती है भैया, 28 मई को। भरतपुर में ये जानना जरूरी है कि राजस्थान का वह स्थान कौन सा है जहां नसीराबाद के बाद क्रांति हुई है, यानी राजस्थान का जो सेकंड विद्रोह जो होता है वो भरतपुर में होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसकी डेट याद कर लेना, कब, 31 मई है इसकी डेट, है ना। सबसे पहले क्रांति, अच्छा एक प्रश्न और बन सकता है यहां पे, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं उसके बाद बताता हूं। अच्छा, जब भारत के क्रांतिकारी विद्रोह की योजना बना रहे थे, उस योजना की जो तारीख उन लोगों ने तय की थी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनना। विद्रोह की जो शुरुआत करने की, हालांकि विद्रोह 10 मई से प्रारंभ हो जाता है हमारे भारत में, है ना, और राजस्थान में कब प्रारंभ होता है, 28 मई को। लेकिन जो क्रांतिकारियों ने क्रांति को शुरुआत करने की योजना में जिस तारीख को दिया था वो तारीख 31 मई थी। कौन सी तारीख थी, 31 मई थी। और पूरे भारत में एकमात्र स्थान भरतपुर ही शायद ऐसा रहा होगा जहां पे 31 मई तय समय के अनुसार जहां क्रांति होती है वो आपका भरतपुर था। अब तक भरतपुर को साइड में छोड़ते आए हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण चीज है भरतपुर की, कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। वहां महाराजा जसवंत सिंह जी थे भैया, और वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मॉरिसन थे। जसवंत सिंह जी ने कहा कि अब क्रांतिकारियों ने, भाई साहब अब राजस्थानी खून है जो को जाग चुकी है, तो मॉरिसन तू यहां से भाग जा, और अगर नहीं भागा तो तेरी जान वान जाने वाली है। ये मॉरिसन को सलाह दी थी वहां भरतपुर छोड़ने की। वहां राजा जसवंत सिंह जी थे, और वहां का नेता कौन था, वहां भरतपुर का नेता था सदरुद्दीन। कौन था, सदरुद्दीन थे। भरत जो थे जब वनवास से आए, वनवास भगवान राम को भेज दिया गया था, तब वो जंगल से, वो महल से राजपाट पे कभी बैठे नहीं थे, वो बाहर रहते थे। तो वहां उनके साथ में कौन थे, भरतपुर के साथ में, राजा भरत के साथ में सदरुद्दीन थे। याद कर लेना कौन थे, ये भी याद करवा रहा हूं, वैसे कोई नहीं था वहां सदरुद्दीन नाम का, याद करवाने के हिसाब से कि भरतपुर में क्रांति करने वाले कौन, भरतपुर में क्रांति करने वाले सदरुद्दीन। धौलपुर में क्रांति करने वाले कौन, धौलपुर में क्रांति करने वाले हीरा राम हो गए हैं साहब। ठीक है, धौलपुर में क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन, धौलपुर में क्रांति की शुरुआत करने वाले गुजर साहब हो गए थे। कौन से गुजर थे, देवा रे देवा गुजर थे। कौन से गुजर थे, ये देखा था ना हमने, देवा रे देवा। कोटा में क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन, जयदयाल और मेहराब खां। जियालाल कहां क्रांति को करते हैं, जियालाल किस शहर की क्रांति से संबंधित है, तो जो ही हमने कहा है कि जिया, तो जिया धड़क धड़क कहां जाता है, जिया धड़क धड़क आपका कोटा में जाता है। जी और आई क्या है, जी आई ग्वालियर और इंदौर है। क्या है ग्वालियर इंदौर, किससे संबंधित है भैया, धौलपुर से संबंधित है। धौलपुर में क्या हुआ था, वहां से बाहर से सेना आके यहाँ क्रांति करती है। ये सारी चीजें देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं, सदरुद्दीन को देखा है हमने। सदरुद्दीन कहां पे है भैया, सदरुद्दीन हो गए हैं भरतपुर में। अलवर में देख लेते साहब, अलवर में बन्ने सिंह या विनय सिंह, है ना, और एक शिवदान सिंह,
ये दोनों ही, पहले बन्ना सिंह थे फिर शिवदान सिंह जी थे, ये दोनों ही अंग्रेजों के उस समय समर्थक हुआ करते थे। और मैंने कारण बता दिया है कि क्यों उन्हें अंग्रेजों का समर्थक होना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पिंडारियों ने, क्योंकि मराठों ने आक्रमण करते रहते थे यहां पे, इस वजह से इनको अंग्रेजों की सहायता लेनी पड़ती थी, है ना। तो अंग्रेजों की सहायता के लिए उसने आगरा सेना भेजी, अंग्रेजों के समर्थक थे। आगरा में जब क्रांति हो रही थी तो शिवदान सिंह जी ने और वहां आगरा में सेना भेजी थी। लेकिन यहां जो विद्रोही थे वो मेव विद्रोही है। आज भी वहां जो जाति रहती है अलवर क्षेत्र में, वो मेव जाति रहती है ना। तो मेव विद्रोहियों ने, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी अलग से लिख लेना। मेरा कहने का प्रश्न ये, कहने का विषय ये है, संदर्भ ये है कि अलवर के जो शासक थे वो अंग्रेजों के समर्थक थे। अंग्रेजों के समर्थक थे तो अंग्रेजों को एक जगह संकट का सामना करना पड़ता है। कहां संकट का सामना करना पड़ता है? आगरा में अंग्रेजों की सेना संकट में आ गई थी। तो आगरा में अंग्रेजों की सेना की सहायता करने के लिए ये राजा साहब यहां से सेना भेजते हैं। लेकिन जो मुख्य विषय है एग्जाम में आने वाला, वो मुख्य विषय यह है कि आगरा के पास में, अच्छा, जो ही सेना भेजी, क्रांतिकारियों ने कहा अच्छा तुम लोग अलवर से आए हो क्या? हाँ अलवर से आए हैं। अच्छा कहाँ जाना है? कि हमें आगरा जाना है। फिर वापस कहते हैं अच्छा क्यों जाना है? कि हम अंग्रेजों का साथ देने के लिए जाना है। तो वापस क्या कहते हैं? अच्छा रुक जाओ। तो ये अच्छा क्या है? ये अछनेरा है। और ये अच्छा कानों में, एग्जाम हॉल में गूंजना चाहिए, ये याद चीजें आनी चाहिए। और एक ही सार्थकता है जीवन की कि चीजों को याद कर लो, वहां किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं निसंदेह रूप से आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी चीजें यहां से हम याद करके जा रहे हैं, वहां एग्जाम में हॉल में आपको कंफ्यूजन ये कतई नहीं होगा कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा। कहते हैं ना कि यार 4 में से हम 2 तक तो पहुंच गए थे, लेकिन 2 में से हमने 1 कर लिया तो वो 1 गलत हो गया। आप यहां 4 में से 2 में नहीं पहुंचोगे, यहां 4 में से अच्छा हम तो सीधा 1 पे ही पहुंच गए हैं। इसी हिसाब से सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ का जो अलवर के शासक थे वो तो अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन यहाँ का जो दीवान था वो फैजुल्ला थे, फैजुल्ला खां। और फैजुल्ला खां जो थे वो विद्रोहियों का समर्थक करने वाले थे। दीवान ने कहा कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, ठीक है। आ जाइए आगे की तरफ। जयपुर में क्या होता है साहब जी? जयपुर में उस समय पॉलिटिकल एजेंट था। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। चीजों को अगर थोड़ी चीजें ज्यादा लगने लगे तो ये करना, अरे वाह यार हमें चीजें इतनी मिल रही है। 2 चीजें होती है, आलस आने लगता, अरे यार इतनी पढ़नी पड़ रही है। एक, अरे वाह यार इतनी चीजें अच्छी अच्छी पढ़ने को मिल रही है और साथ में याद भी हो रही है, सोने पे सुहागा। तो पूरे जोश के साथ में जयपुर को देखते हैं। जयपुर में मैंने पहले ही कहा था कि जयपुर में क्या काम होता है? जयपुर में काम आपका डन हो जाता है। राजधानी है तो राजधानी में काम आपका डन हो जाता है। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन। और वहां के महाराजा कौन? वहां के महाराजा राम सिंह जी। ईडन ने धमकाया राम सिंह जी को, राम सिंह जी विद्रोहियों को तुरंत गिरफ्तार कर लो, क्रांतिकारियों को तुरंत गिरफ्तार कर लो, नहीं तो हम अंग्रेज तुम्हें परेशान करेंगे। राम सिंह जी ने उन विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। और किन किन विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया? छोटे से 4 नाम है, उन्हें याद कर लेना। वो याद क्या करोगे? जयपुर में अगर आप में से कोई हैं तो याद, अच्छा साली जी जयपुर में रहते हैं आपके, है ना। तो साली कौन रहती है आपके जयपुर में? साली का नाम क्या है? साली का नाम है उवी। सुंदर नाम रखा है भैया, बड़ा उवी हमने नाम रख दिया है। शाह से है शादुल्ला, ली से है लियाकत, ऊ से है उस्मान और वी से है विलायत, है ना। लियाकत, विलाकत, उस्मान और सादुल्ला, जैसे भी जो भी नाम याद, जिस हिसाब से भी आपको याद होता है, मैंने जो याद कर रखा है उवी साली, है ना। तो उस हिसाब से ये कहां के हैं? ये हो गए हैं जयपुर के। एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि टोंक में कौन कौन से क्रांतिकारी थे। मैंने टोंक में आपको बारखड़ी सिखाई थी, तो टोंक वाले क्रांतिकारियों का एक बार हेडफोन में एक तरफ आवाज आ रही है, अभी भी ये दिक्कत आ रही है सुरेंद्र सिंह जी भाटी जी, ठीक है। मैं इस बारे में अब क्योंकि क्लास चल रही है तो अभी मैं समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगा कि एक तरफ आ रही है तो इसका समाधान कैसे हो सकता है। मैं अभी सिर्फ माफी ही मांग सकता हूं, तो केवल एक कान से ही सुनिएगा, एक कान से यानी कि हाँ वो एक आवाज से। तो ठीक है, ये 4 कहाँ हो गए हैं? ये यहाँ हो गए हैं। क्योंकि राम सिंह जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो कोटपुतली जो परगना है, जो नई अभी नया जिला जो बना है, और सितार ए हिंद, ये प्रश्न पूछा जाता है ना, कि
1857 की क्रांति के समय सितार ए हिंद की उपाधि कहां के राजा को दी गई थी? जयपुर के राजा को दी गई थी। कोटपुतली का परगना दिया गया था, ये तो प्रश्न कर ही लोगे क्योंकि ऑब्वियसली कोटपुतली किसे देंगे? कोटपुतली जयपुर के पास में, जयपुर को देंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि सितार ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? सितार ए हिंद की उपाधि राम सिंह जी द्वितीय को दी गई थी। राम सिंह जी द्वितीय कहां के थे? राम सिंह जी द्वितीय आपके जयपुर के थे। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। हाँ, गुड, ठीक है साहब जी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बीकानेर, है ना, 2-3 जगह और रही है, उसके बाद में जो ये क्रांति का विषय है वो समाप्त हो जाएगा। रवि कुमार जी मीणा हमारे साथ में जुड़े, मेरे कलीग हैं, मेरे स्टाफ के साथी है, बहुत सज्जन व्यक्ति है। आप दौसा से हैं, तो मेरी ओर से आपको घनी घनी जय माता जी की। मीणा साहब, आपने क्लास देखा है और क्लास में कमेंट किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय माता जी की मेरी ओर से। मिलते हैं कल सुबह स्कूल में। हाँ, बीकानेर, है ना, बीकानेर में जहां राजा थे वो सरदार सिंह जी थे। बीकानेर के राजा कौन थे भैया? बीकानेर के जो राजा थे वो सरदार सिंह जी थे। ठीक है, यहां पे इन्होंने जो विद्रोह दबाया, हिसार के पास में एक बारडू, वही चीजें बारडू में विद्रोह हो रहा था, बारडू में लड़ाई हो रही थी, तो बारडू में जाके उस विद्रोह को दबाने का जो काम किया राजा स्वयं जाते हैं। कौन? सरदार सिंह जी। तो राजस्थान का एकमात्र राजा था, है ना। देखो, अगर एकमात्र सेना नहीं कर सकते हैं उसे, क्योंकि सेना तो पहले आगरा के पास जाती है ना, और वहां पे कौन कहां पे रोक लेते हैं? अछनेरा, अछनेरा के पास रोका था ना हमने, है ना। लेकिन ये राजा स्वयं खुद जाते हैं कि नहीं, मैं जाके अंग्रेजों का साथ दूंगा। तो एकमात्र राजा थे जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। और टिब्बी जो है हनुमानगढ़ के पास में, वहां इनको परगने दिए गए थे, 41 गांव दिए गए थे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। सितार ए हिंद और कोटपुतली वो वाला महत्वपूर्ण था, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से वह कौन शासक, पुराना प्रश्न हो चुका है, नहीं पूछेंगे, बावजूद अगर पुराने ट्रेंड पे आ जाए, आरपीसी पूछ ले, तो हमें भूलना नहीं है। वही चीज के हर तरह के हथियार तैयार हमें रखना है ना। तो अपनी रियासत से बाहर जाके सबसे पहले एकमात्र राजा कौन से थे? बीकानेर के राजा थे। कौन थे? सरदार सिंह जी थे। कहां जाते हैं? हिसार, हरियाणा के पास में एक जगह है बारडू, वहां जाके वो अंग्रेजों का समर्थन करते हैं। ठीक है भैया, आ जाइए आगे की तरफ। हाँ, ये हमारे क्रांति के सभी जो स्थान जहां जहां क्रांति हुई है, वो क्रांति के स्थान सभी समाप्त हो गए हैं। काम आपका क्या रहेगा? होमवर्क, टीचर होमवर्क तो देता ही है ना, तो मेरा होमवर्क मैं आपको ये दे रहा हूं कि जहां जो क्रांति हुई है वहां उन राजाओं, उनके नाम लिख लीजिए एक तरफ, जैसे नसीराबाद लिख लिया, जैसे जो भी है वो लिख लिया। यहाँ क्रांतिकारी लिख लीजिए, जिन जिन्होंने क्रांति की थी उनके नाम आ जाने चाहिए, है ना। यहाँ पे आप क्रांति की शुरुआत कब कब हुई है वहां पे वो लिख लेना, जिसकी हमें ऑथेंटिक सोर्सेज से पता चलती है। और क्रांति की समाप्ति, ये एक सारणी केवल 4 पेज की बना लेना। एक सारणी आप 4 पेज की बना लोगे तो सारा एक ही जगह आपको याद हो जाएगा। अब जो हम आगे देखते हैं वो देखते हैं अमरचंद बाठिया नाम के व्यक्ति में, बहुत पूछते हैं इनके बारे में प्रश्न। जिस तरह से भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी, ठीक उसी प्रकार हमारे राजस्थान में भी बीकानेर के एक व्यक्ति थे, है ना। उनका नाम था, मूल रूप से बीकानेर के थे, बीकानेर के व्यक्ति थे अमरचंद जी बाठिया। वो अमर हो गए। अमर कैसे हो गए? कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो आर्थिक सहायता की थी वो अमरचंद जी बाठिया ने की थी। हमारा राजस्थान का भी योगदान इस भारत की क्रांति में रहा है ना। झांसी की रानी को जो आर्थिक सहायता दी, इसलिए इसे प्रश्न पूछा जाता है, इसे नहीं, माफी चाहता हूं, इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है ना। आगे अंग्रेजों ने अमरचंद बाठिया जी को फिर बाद में फांसी ये तो देनी ही थी। ए फॉर अमर है ना, अ से अनार की शुरुआत होती है। और सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति अमरचंद बाठिया थे। याद रखना, फैक्चुअल डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। मुझे लगता है ये एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो आप में से कोई भी गलत नहीं करेगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण विषय को 15 से 20 मिनट के अंदर, है ना। उसके बाद में हमारे 1857 की क्रांति, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम टॉपिक के रूप में समाप्त हो चुका होगा। तात्या टोपे का क्या योगदान रहा था? तात्या टोपे का जो मुख्य रूप से योगदान रहा था वो भारत में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा था उसमें रहा था। लेकिन, है ना, राजस्थान में क्या योगदान रहा था? वहां जो सेना थी, उन सेना से टोपे जो है, तात्या टोपे पराजित हो गए थे। क्यों पराजित हो गए थे? पूरी तरह से सहायता उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो ये सहायता प्राप्त करने के लिए वीर प्रसूता धरती राजस्थान की तरफ आते हैं कि हो सकता है मुझे राजस्थान में सहायता प्राप्त होगी। दुर्भाग्यवश उस समय कोई भी ऐसा शासक
कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हो पाया था, जो तात्या टोपे का साथ निभा पाता है कि नहीं तात्या टोपे हम आपका साथ निभाते हैं, आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। बावजूद तात्या टोपे यहाँ 2 बार आते हैं। 1 अगस्त 1858 में आते हैं, प्रश्न पूछा जाता है इनका, इसलिए याद कर लेना, है ना, अगले 10 मिनट में याद कर लेंगे। अगस्त 1858 में आते हैं और दिसंबर 1858 में आते हैं। तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आते हैं? तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम अगर आप मेवाड़ में बात करें कि मेवाड़ में सबसे पहले तात्या टोपे कहां आते हैं, तो मेवाड़ में मांडलगढ़ नाम की जगह है भीलवाड़ा में। तो मेवाड़ में सबसे पहले कहां आते हैं? मेवाड़ में ये मांडलगढ़ आते हैं भीलवाड़ा के। 2 बार आते हैं, एक तो आते हैं अगस्त 1858 में, और अगस्त 1800 पहले तो कहा कि यार कब आओगे साहब, कहा कि जब साहब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तब आएंगे, हालांकि स्वतंत्र नहीं हुआ था तब, लेकिन याद करवाने के हिसाब से महीना याद कर लीजिए, अगस्त में मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस हमारा। तो कहा कि साहब कब आओगे तात्या साहब, तो कहा तात्या साहब ने कि साहब मैं अगस्त में आपके राजस्थान में आके जाऊंगा। जब अगस्त में आए तो हमारे राजस्थान में क्या जून जुलाई अगस्त तक भी गर्मी पड़ती रहती है, तो तात्या टोपे साहब ने कहा कि नहीं यार अब नहीं आऊंगा। तो कहा कि अब वापस आना आप थोड़े हमारे सर्दियों के समय में आना, वहां आप आओगे तो जैसलमेर घूमने की बड़ी सुंदर जगह है, बड़ा मजा आएगा आपको राजस्थान में घूमने का, है ना। तो दूसरी बार जो आते हैं वो दिसंबर में आते हैं। ठीक है, पहले तो ये दोनों महीने याद कर लेना, याद करना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए वर्ष 1858 है, ये आप लोगों को पता ही है ना। अब देखते हैं इनके 3 युद्ध, है ना। इनके 3 युद्ध की एक सिंपल सी ट्रिक याद कर लेना, कुराश, सिंपल सी ट्रिक। तात्या टोपे साहब जब पहली बार आते हैं तो वो 3 युद्ध लड़ते हैं। उन 3 युद्ध की जो सिंपल सी ट्रिक है वो है कुरार, है ना, KURAR। कू से हो गया है भैया कुवाड़ा का युद्ध, RA से हो जाएगा भैया रकमगढ़ का युद्ध, और लास्ट का जो R बचा है उससे हो जाएगा रलावता का युद्ध। तो ये याद कर लेना, कुरार, राड़ कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो राड़ कहते हैं लड़ाई करने को। ठीक है, हाँ, कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, चीजें याद हो रही है ना भैया, एक बार आप मुझे बता देंगे तो मुझे ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ चीजें अच्छे से याद हो रही है, तो आप एक बार बता दीजिएगा कि चीजें याद तो हो रही है ना अच्छे से। कुरार, ये देखो इतना पूरा कर दिया इस कुरार को बेचारे को मैंने, हाँ लिख लीजिए कुरार, लिख लिया होगा आप तक तो, है ना। कू से हो गया कुवाड़ा का युद्ध, RA से हो गया रकमगढ़ का युद्ध, और R से हो गया भैया आपके लड़ावता का युद्ध। कुवाड़ा का युद्ध में जो सबसे पहले वो लड़ते हैं वो रॉबर्ट से लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? 9 अगस्त को, है ना, 9 अगस्त, क्योंकि अगस्त में आते हैं, और आते ही सबसे पहले कब लड़ते हैं भैया? 9 अगस्त 1858 को। एक क्रम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा 4 दिन बाद में 13 अगस्त को, ठीक है। और जो तीसरा है उसको पृथ्वी सिंह जी के खिलाफ लड़ते हैं, वो ये 9 अगस्त है और ये 13 अगस्त है, अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहली बार कुवाड़ा का युद्ध किसके साथ होता है? रॉबर्ट्स के साथ में होता है। फिर दूसरी बार जो अंग्रेजों के साथ में होता है युद्ध, वो रकमगढ़ में होता है। रकमगढ़ कहां पे है? राजसमंद में है। ये वह प्रश्न है जो अब तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यह वह प्रश्न है जिन्हें अब पूछा जाएगा, इसलिए इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन निस्संदेह रूप से हमें लेना ही है। ठीक है, रकमगढ़ में युद्ध होता है राजसमंद के पास में। कोठारिया के जोध सिंह जी, है ना, इन जोध सिंह जी ने तात्या टोपे की जो सहायता की थी वो इस रकमगढ़ के युद्ध में की थी। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध है जहां जोध सिंह जी ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो जोध सिंह जी कम नहीं थे भैया, बड़ी रकम थे। कौन? जोध सिंह जी, है ना। तो रकमगढ़ का युद्ध में सहायता किसने की? रकमगढ़ के युद्ध में सहायता जोध सिंह जी ने की। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला युद्ध होता है रलावता का युद्ध। झालावाड़ के उस समय शासक थे पृथ्वी सिंह जी। मैंने पहले ही याद करवा दिया था कि झाला देके बुलाते हैं किसको? धरती को, पृथ्वी को हम झाला देके बुलाते हैं। तो झालावाड़ के शासक कौन? झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह जी थे। पृथ्वी सिंह जी के ने तात्या टोपे के खिलाफ, क्योंकि मैंने यही बताया था कि वो आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आए, तो लगभग सभी राजाओं ने उनकी आर्थिक सहायता को नकार दिया। अगर तात्या टोपे की सहायता यहाँ के शासक अगर कर देते, इतिहास अगर का विषय होता है, अगर कर देते तो शायद इतिहास का परिदृश्य, इतिहास का नक्शा कुछ और हुआ होता, लेकिन ये हुआ है वही हमें देखना है। रलावता नामक स्थान पे ये सेना भेज देते हैं। कौन? पृथ्वी सिंह जी। यहाँ पे जो सेना में, अच्छा सेना में अलग अलग टुकड़ियां होती है ना, ये फलानी पलटन है, ये ढीकड़ी पलटन है, ये पूछड़ी पलटन है, होती है ना, ये पलटन, ये पलटन। यहाँ एक गोपाल पलटन थी, है ना,
कौन सी पलटन, याद रख लेना, गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना के सभी जो पलटनें थी उन्होंने मना कर दिया कि हम तात्या टोपे साहब के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। या फिर प्रश्न पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से वह कौन सी पलटन थी जिसने झालावाड़ में तात्या टोपे साहब के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो वो कौन सी पलटन हो गई है भैया, वो गोपाल पलटन हो गई है। ठीक है, उसके बाद में तात्या टोपे जो दूसरी बार जब आते हैं वो दिसंबर होता है। कब होता है भैया, दिसंबर 1858, याद करवाया था ना मैंने अभी अभी आप लोगों को। एक तो अगस्त देखा था हमने, तो पहली बार आते हैं, और दूसरी बार आते हैं वो कौन होता है, वो दिसंबर होता है। कहा कि हम सर्दियों के समय में चलेंगे साहब। ठीक है, यहां वो कुशलगढ़ से होते हुए बांसवाड़ा पहुंचते हैं, याद रख लेना। किधर से आते हैं भैया, कुशलगढ़ से होते हुए बांसवाड़ा पहुंचते हैं सबसे पहले, और बांसवाड़ा पर आकर अधिकार कर लेते हैं। इस समय बांस जो लिए हुए खड़े होते हैं, लक्ष्मण जी खड़े हुए रहते हैं। कहा कि अब जो तात्या टोपे को आने दो, मैं बांस लेके खड़ा हूं। तो बांसवाड़ा का शासक कौन, लक्ष्मण सिंह जी। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी को तात्या टोपे पराजित कर देते हैं और बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लेते हैं। बांसवाड़ा के बाद में वो सलुम्बर होते हुए प्रतापगढ़ तक पहुंचते हैं। प्रतापगढ़ में उनको रुक भाई, इतना भी आगे मत बढ़, तात्या टोपे साहब रुक जाओ। तो तात्या टोपे को प्रतापगढ़ में रोक लिया। क्या कर दिया प्रतापगढ़ में, याद कर लो, रोक दिया। किसने रोक दिया भैया, मेजर रोक नाम होगा तभी तो रोक पाएगा, कोई दूसरा नाम होता थोड़ी रोक पाता। तो प्रतापगढ़ में किसने रोका, प्रतापगढ़ में मेजर रोक ने रोका है। ठीक है, इस समय यहां का जो प्रतापगढ़ का शासक हुआ करता था वो दलपत सिंह जी हुआ करते थे। एक सिंपल सी कहानी के रूप में वो अपने राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम रहता है। सभी क्रांतिकारियों ने अपना अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान उस क्रांति में दिया था। क्रांति की जो प्रारंभिक शुरुआत होती है वो नसीराबाद से होती है। कब होती है भैया, 28 मई को होती है क्रांति की शुरुआत, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा होती है। ठीक है, ये घटना घटित हो गई। दूसरा स्थान में कौन सा था, राजस्थान में क्रांति घटित होती है 31 मई घटित होती है। कहां पे भैया, भरतपुर में घटित होती है। उसके अलावा छोटी छोटी अलग अलग और महत्वपूर्ण जगह हमने देखी थी। हमने कोटा देखा था, हमने एरिनपुरा देखा था, हमने आहुआ देखा था, हमने बिथोड़ा चेलावास का युद्ध देखा था, हमने टोंक देखा था। सारी जगह देखने के बाद में हमने यह देखा था कि राजस्थान में और अन्य क्रांतिकारियों का किन किन का योगदान रहा। तो सबसे पहला जो नाम हमने देखा था वो अमरचंद बांठिया का देखा था। अमरचंद बांठिया जो थे वो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और दूसरा इनका प्रश्न क्या है, इन्होंने 1857 की क्रांति में झांसी की रानी को आर्थिक सहायता प्रदान की थी, इसलिए अमरचंद बांठिया को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ये हो गए एक। दूसरे थे तात्या टोपे साहब। तात्या टोपे भारत में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, बड़े नेताओं में से एक थे। वो राजस्थान में जो है सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन राजस्थान के अधिकतर सैनिकों शासकों ने उनका सहयोग नहीं किया था। ये दो बार आते हैं, एक अगस्त 1858 में आते हैं, दूसरा दिसंबर 1858 में आते हैं। अगस्त 1858 में आके वो कुरार का युद्ध लड़ते हैं। कुरार, वो हमने याद किया था, कुरार का युद्ध, रकमगढ़ का युद्ध और लाहौता का युद्ध। ठीक है, उसके बाद में तो दूसरी बार पुणे जब राजस्थान पधारते हैं तात्या टोपे साहब, वो दिसंबर में आते हैं। दिसंबर में वो किधर से आते हैं, वो कुशलगढ़ होते हुए बांसवाड़ा पहुंचते हैं। और बांसवाड़ा उस समय पृथ्वी सिंह जी हुआ करते हैं, पृथ्वी सिंह जी से बांसवाड़ा आप जीत लेते हैं। फिर सलमपुर के रास्ते होते हुए जब आप प्रतापगढ़ पहुंचते हैं तो प्रतापगढ़ में उनको रोक लिया जाता है मेजर रोक के द्वारा। ठीक है, प्रतापगढ़ में उस समय कौन शासक हुआ करते हैं, उस समय दलपत सिंह जी शासक हुआ करते हैं। ये एक छोटी सी कहानी यहां तक की हुई थी। आगे यहां जो युद्ध हुआ है वो दूसरी बार जब युद्ध हुआ है वो 3 बार युद्ध हुआ है। ठीक है, जीरा दोषी है, बस ये 2 ही नाम याद रख लेना, ज्यादा ट्रिक नहीं है। एक जो चीज है मैं वो ट्रिक नहीं बताता हूं, ज्यादा ट्रिक छोटी छोटी रहती है। मैं तारतम्यता बैठाता हूं एक शब्द की दूसरे शब्द से। ट्रिक अलग चीज होती है और तारतम्यता 2 शब्दों की आपस में बैठाना एक अलग चीज होती है। तारतम्यता ज्यादा आसानी से याद होती है ना। तो ये हो गया है भैया जीरा दोषी, है ना। ये युद्ध हुआ है। पहली बार जो युद्ध हुआ था वो कुरार था, है ना। और दूसरी बार जो युद्ध होता है वो जीरा दोषी है। जीरापुर का युद्ध, दोसा का युद्ध, और तीसरा जो युद्ध होता है वो सीकर का युद्ध होता है। ठीक है, अब देखते हैं जीरापुर का युद्ध, फिर दोसा, फिर सीकर, है ना। ये 3 तो हो गया है। जीरा जो हम डालेंगे वो भैया बेसन में डालेंगे। जीरा किस में डालेंगे, जीरा बेसन में डालेंगे। तो जीरापुर के युद्ध में तात्या टोपे साहब का किससे सामना होता है,
कर्नल बेसेन से सामना होता है। किससे सामना होता है? कर्नल बेसेन से। देखो एक चीज, ये तारतम्यता वाली विधि आपके तैयारी के दौरान सभी जगह काम आ सकती है। आपके सब्जेक्ट को भी ऐसे जैसे अब ये अभी देखा ही था मैंने, कोई ट्रिक विक नहीं थी, जो ही जीरापुर देखा, बेसन दिखा, तो सीधी सी मेरे मुंह से अपने आप निकल गया कि जीरा किस में मिलाते हैं? जीरा हमने बेसन में मिला दिया, तो जीरा बेसन में मिलाया, याद हो गया ना। तो ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं ताकि चीजें लंबे समय तक याद रहें। दोसा में क्या हुआ साहब? दोसा में जब पहुंचे तो शावर्स और ऑनर्स हो गए हैं, और अपना घर कहां पे है, अपना होम कहां पर है? अपना होम शेखावाटी में है। सीकर में अपना घर बनाना है, तो सीकर में कौन? सीकर में हो गए हैं कर्नल होम्स। ये तीनों याद कर लेना भैया। 3 हमने युद्ध पहले देखे थे, 3 हमने युद्ध अब देखे हैं, ठीक है। उसके बाद में जब ये युद्ध होता है, यहां सीकर में तात्या टोपे साहब की पराजय हो जाती है, और उसके बाद में उनके जो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है, वो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं मान सिंह जी। नरवर में जो थे मान सिंह जी। तो तात्या टोपे साहब सोचते हैं कि यार मान सिंह जी भले इंसान हैं, मेरे भले मित्र हैं, तो हम क्यों नहीं मान सिंह जी के पास चले जाते हैं। तो वो नरवर में मान सिंह जी, एमपी में मान सिंह जी के पास जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्ण जो भी घटना या जो भी कारण रहा होगा, मान सिंह जी ने शायद डर की वजह से या मान सिंह जी ने प्रलोभन की वजह से तात्या टोपे के साथ में विश्वासघात कर दिया था, है ना। और उस विश्वासघात की बदौलत तात्या टोपे साहब को इंपॉर्टेंट लगा लेना, नरवर में पकड़ लिया जाता है। एमपी में जो नरवर नाम का स्थान है, यहां तो तात्या टोपे साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार क्यों होते हैं? मान सिंह जी के विश्वासघात की वजह से वो पकड़े जाते हैं। और 18 अप्रैल 1859, इस डेट को किसी भी स्थिति में मत भूलना, याद कर लेना अच्छे से। आजकल जहां क्रांति समाप्त होने लगी है, जहां गिरफ्तारी होने लगी है, जहां फांसी दी जाने लगी है, वो डेट पूछी जाने लग गई है। शुरुआत की डेट पूछना आजकल कर दिया है बंद। इसलिए 18 अप्रैल 1859 को फांसी देते हैं। और एमपी में एक जगह है शिवपुरी, उस शिवपुरी जगह के नाम पे तात्या टोपे को, किसके पास? तात्या टोपे ने कहा कि यार मैं छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। कितने बड़े व्यक्ति हो? कि मुझे भगवान शिव की पुरी में जाना है। हर जगह फांसी नहीं प्राप्त करूंगा। कहां प्राप्त करूंगा? भगवान शिव की पुरी में। तो शिवपुरी में जो फांसी दी जाती है वो तात्या टोपे साहब को दी जाती है। उसमें एक शोवर्स नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था। क्या किया क्या है इसने? कोई ऐसा अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने जैसा बड़ा काम किया नहीं है। इन्होंने जो है अपने राष्ट्र को बचाने के लिए जो भागदौड़, जो प्रयास किए, जो करना चाहिए सभी को, तो शोवर्स एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तात्या टोपे साहब की फांसी का विरोध किया था। एक चीज यहां जो दिख नहीं रही होगी आपको, आप लिख लीजिएगा इसे अलग से। जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान में उस समय जितनी भी रियासतें थी, उन सभी रियासतों में तात्या टोपे सहायता प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कौन सी जगह नहीं जाते हैं ऐसे याद कर लेना। बहुत 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 दूर की रियासत थी जैसलमेर, है ना। एक अभी कल्पना करके सोचोगे तो लगेगा जैसलमेर एक अलग ही देश, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर रियासत हो गई है वो, है ना। देश नहीं, हमारा देश का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन बहुत दूर उस समय रियासत थी। तो तात्या टोपे साहब वहां जाना शायद या तो पहुंच नहीं पाए होंगे या गए नहीं होंगे। लेकिन अपने को प्रश्न याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां पे तात्या टोपे साहब सहायता करने के लिए नहीं पहुंचते हैं? तो वो हो गया भैया आपका जैसलमेर, ठीक है। ये हो गया हमारा मुख्य विषय। उसके बाद में तात्या टोपे साहब के सहायक कौन कौन थे? सलेमपुर के शासक केसरी सिंह जी थे, कोठारिया वाले जोत सिंह जी थे, है ना। अच्छा, एक ये चीज जरूर याद रख लेना, तात्या टोपे साहब की छतरी कहां पर है? तात्या टोपे साहब की छतरी जो है वो सीकर में है। उनका जो फांसी कहां दी गई थी? उनको फांसी शिवपुरी में दी गई थी। कहां दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। कब दी गई थी भैया? 18 अप्रैल को दी गई थी। भैया वर्ष भी तो बता दीजिए साथ साथ में। तो वर्ष तो हम कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे कि 1859 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1859 में दी गई थी, ठीक है। अब क्रांति के क्या क्या कारण रहे थे, बहुत मुख्य विषय नहीं रहा था, मैं बता चुका हूं पहले भी। बावजूद एक बार फटाफट से सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। उसके बाद में 1857 की क्रांति का ये विषय समाप्त हो चुका होगा, और आशा करूंगा कि आप इसे बहुत अच्छे से आगे याद भी कर लोगे। चीजों को स्किप मत करो, तुरंत हाथों हाथ आप इसे याद करते जाइएगा, उसे छोड़ो मत,
है ना, याद कर लोगे, एक रहेगा हाँ ये टॉपिक समाप्त, ये टॉपिक समाप्त। अच्छा, उसमें जो टॉपिक में राजा वाला जो टॉपिक है मैं थोड़ा बाद में करवाऊंगा। मैं क्या क्या करवाऊंगा, मैं राजस्थान का भूगोल पूरा करवाऊंगा, मैं और क्या करवाऊंगा, मैं राजस्थान का इतिहास करवाऊंगा। राजस्थान के इतिहास में हमने सभ्यताएं पढ़ ली है, उसके बाद में हम पहले जो है राजस्थान का आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, जो राजा वगैरह है वो बाद में पढ़ेंगे। और तीसरा जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है उसे तो हम बहुत अच्छे से हाथों पे याद कर लेंगे, एक भी प्रश्न वहां से गलत होने की संभावना किसी भी तरह से नहीं रहेगी। जो टारगेट हम लेके चलेंगे एग्जाम में वो टारगेट रहेगा कि राजस्थान के जितने भी जो प्रश्न आए उनमें कोई एक या दो बाई मिस्टेक गलत हो जाए तो हो जाए, अन्यथा हम पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करेंगे। सोच को बढ़ा लीजिएगा आप, नहीं साहब 60 में से हम 50 तक तो करना ही है, 60 में से 50 क्यों, इतनी तैयारी कर रहे हो तो 50 के लिए कर रहे हो क्या? तैयार 60 में से 60 के लिए रहेंगे, 60 में से 60 प्रश्न करके आएंगे, पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करेंगे। शायद 120 अंक आता होगा, जो भी है, जितने भी आते हैं हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने वाली मेहनत करनी है ना। तो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी हम जल्दी ही क्लासेस को प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। राजनीतिक कारण रहा था, पीए जो थे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, रियासतें उस समय परेशान हो चुकी थी, नए, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस समय कुछ नई सेनाओं का गठन हो गया था, ये इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। कोटा कंटेनमेंट और मेरवाड़ा बटालियन, इन दोनों की स्थापना 1822 में होती है। इन दोनों का प्रश्न पूछते हैं कि कोटा कंटिजेंट का मुख्यालय कहां पे था? देवली में था। कहां पे था भैया? देवली में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरवाड़ा या मेर बटालियन का कहां पे था? वो ब्यावर में था। दोनों कब हैं? 1822 में। शेखावाटी ब्रिगेड कब बनती है? 1835 में। जोधपुर लीजियन एडिनपुरा जिसका स्थान है, कहां, कब? 1835 में। और मेरवाड़ा भील कोर, MBCA, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत जरूरी है। 1822 कोटा और मेरवाड़ा, 1835 शेखावाटी, 1841 मेवाड़ भील कोर, ठीक है भैया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रशासनिक कारण रहे थे, सामंतों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ये अगर कंसेप्चुअल वाला प्रश्न आएगा तो उसमें आपको पूछे जाएंगे और वो मुझे लगता है आप सही कर लेंगे। सामंतों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर हटा दिए थे तो सामंतों को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, सामंत की सेनाएं भंग हो गई थी इसलिए सैनिक बेरोजगार हो गए थे। ये उस समय के कुछ प्रशासनिक कारण रहे थे। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने हमें जितना बुरी तरह से लूटा, जितना बुरी तरह से लूटा इसका कोई पार ही नहीं है। सामाजिक धार्मिक कारण भी रहे थे। सैनिक कारण, हमने देखा था कि हमारे सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था, तुम गोरे हो तुम काले हो, हम गोरे हैं तुम काले हो वाला भेदभाव होता था। उस समय एक एनफील्ड वाली वो जो राइफल भी आई थी उसके लिए भी एक भावनाएं, हम लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी थी। कुछ अच्छे प्रयास भी अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे, लेकिन हमने ये समझ लिया कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करवाने का प्रयास कर रहे हैं। 1829 में सती प्रथा उनमें से एक था, 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उनमें से एक था, जो अंग्रेजों के द्वारा किए गए कुछ अच्छे प्रयास थे, लेकिन हमने उसे गलत संदर्भ में ले लिया था और हमने एक गुस्सा उनके प्रति दिखाया था। और अंतिम जो कारण देखेंगे, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, लास्ट देखेंगे। गंगा जी सांधु थे, राघोदास जी थे, सूर्यमल मिश्रण साहब की किताब थी वीर सतसई, और सबसे महत्वपूर्ण कवि राजा बांकीदास जी, वो गीत लिखते हैं। ये पूछते हैं प्रश्न, कक्षा 9th की किताब में भी लिखा हुआ है कि जो है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये किसने लिखा है? ये बांकीदास जी। उनकी 4 पंक्तियां, में एक बार मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है लेकिन मैं देख के बताता हूं, बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है बांकीदास जी ने। सबसे पहली बार अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने लिखने की हिम्मत अगर जुटाई थी वो बांकीदास जी थे। क्या लिखा है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, अहस लीदा खींची उड़ा, धरती को खींच रहा है अपने पास में, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। फिर जो 2 लास्ट की लाइन है वो बांकीदास जी लिखते हैं, वो हमारे हृदय की भावनाओं को झकझोर देंगे। ये हमें कई बार उन्होंने वो राजाओं को शर्मिंदा करने के लिए 2 लाइनें लिखी है, राजाओं का स्वाभिमान जगाने के लिए लाइनें लिखी थी कि धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उबो गई धरा। मारवाड़ी में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है कि धनिया मरे न दीदी धरती, के राजस्थान वह जगह रही है कि जहां धनी यानी कि होते हैं, वैसे तो पति होता है लेकिन धनी मतलब राजा, जो उस जगह का जो प्रमुख होता है वो होता है धनी होता है। इसको धनी कौन है, किसका धनी? ये है साहब, राजा है यहाँ का धनी, है ना। तो धनियों के मरने के बाद भी हमने जहां
किसी विदेशी शासकों को, विदेशी शत्रुओं को अपनी जमीन नहीं दी थी। हमारे ऐसे ऐसे राजा रहे थे जो सर के कट जाने के बावजूद युद्ध लड़ते रहे थे। लेकिन ये बांकीदास जी लिखते हैं कि अब हमारे राजस्थान को क्या हो गया है कि मरने के बाद भी जो अपनी धरती को नहीं देते थे, वो जिंदा रहते हुए अपनी जमीनों को अंग्रेजों को देने लग गए। जो पॉलिटिकल एजेंट वगैरह बैठे थे अंग्रेजों के, उस वजह से उन्होंने लिखी थी लाइनें। तो साहित्य का हमेशा से सर्वश्रेष्ठ योगदान रहता है ना। तो साहित्य कार्य में आप याद रख लेना, इनका सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है कि आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, कौन लिखता है? आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर बांकीदास से लिखते हैं। वीर सतसई कवि राजा सूर्यमल मिश्रण की है। तो ठीक है भैया, आज की क्लास जो है अभी हम इसको यहीं रोकते हैं। 1857 की क्रांति पूर्ण हो चुकी है। 1857 की क्रांति के स्थान पे हम इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा करेंगे। धीरे धीरे हम ये इसे आदत में डालेंगे ताकि ये बाकी के आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि ये मात्र क्रांति नहीं थी। क्रांति अभी जो करनी है वो अपने आप के लिए करनी है कि बहुत मन से और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि सफल होकर आपको खुद के लिए और आपके अपनों के लिए एक खुशी का मौका देना चाहिए। लास्ट समय आपने अपने घर वालों को कब और क्या खुशी दी, ये एक बार सोच लेना। और जब लगेगा कि हमने क्या दिया, कुछ नहीं दी, तब लगेगा कि यार खुशी देने का वक्त आ चुका है। और वो खुशी होगी उस रोल नंबर की लिस्ट में, आपके रोल नंबर। और उस समय जो खुशियां होगी, मैं ये कहता हूं कि बाद में जो मिलने वाली तनख्वाह है, बाद में जो मिलने वाली नौकरी की ड्यूटीज है, बाद में जो मिलने वाला सुकून है, वो सारी चीजें एक तरफ, और रिजल्ट आने के बाद का जो आधा घंटा है, उस पल को जीने के लिए आप लोगों को नौकरी लगनी चाहिए। वो आधा घंटा वो ही जिंदगी होती है। उस जिंदगी के उस पल को जीने के लिए आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आलस आ रहा है तो सिलेक्शन के बाद का वो केवल आधा घंटा याद कर लेना। न तो वो तनख्वाह मोटिवेशन है, न कारे मोटिवेशन है, न बंगले मोटिवेशन है, कुछ नहीं है। मात्र एक मोटिवेशन है कि आप अपनों को क्या खुशी दे पा रहे हैं, वो खुशी होगी आपका रिजल्ट। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।